हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 के चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में रेट लॉ के बारे में पढ़ा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में जाना था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी उसी से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए हमने रेट लॉ के बारे में जाना था और उसी से जुड़ा हुआ हम आज कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन क्या है कि आप ले लीजिए कि मान लीजिए A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A व्हेन रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ रिएक्टेंट B एंड गिव अस C मोल्स ऑफ प्रोडक्ट C एंड D मोल्स ऑफ प्रोडक्ट D। ये ले लीजिए, तो आपके पास ये जनरल रिएक्शन होगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन रेट लॉ क्या बताता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन B रेज टू पावर बीटा। तो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, आप K ले लेते हो जो क्या था हमारा रेट कांस्टेंट। यहाँ पे K क्या था, रेट कांस्टेंट, जिसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू आ गया था K कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन B रेज टू पावर बीटा। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके सामने अब मैंने बताया था कि अल्फा की पावर क्या होगी, यहाँ पर A और B के इक्वल हो, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी A और B के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मैंने कैलकुलेट करा तो आप क्या कीजिए, अल्फा और बीटा को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ऑर्डर तो आप सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको आ गया समझ में, मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक जब रेट लॉ पढ़ा था तो ये एक्सप्रेशन किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, या लॉ ऑफ मास एक्शन को रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको बता दूं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और हम रेट लॉ से कैसे अलग करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, अगर आप इसी तरह से जनरल इक्वेशन लोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर यानी जी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या ये वाली रिएक्शन ले लीजिए आप, तो आपका जो रेट होगा या लिखा हुआ है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A कंसंट्रेशन B रेज टू पावर B। जो लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे कहता था कि हमेशा जो कंसंट्रेशन की पावर होगी, जो A और B जो रिएक्टेंट्स के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हुए ना वो वाले होंगे। आ गया समझ में, तो हमने ये वाला लिया था। लेकिन लॉ सेक्शन को आगे रेट लॉ के अंदर हमने इससे अलग लिया, उससे उल्टा लिया, अलग लिया। क्या अलग लिया कि रेट के अंदर जब रेट एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट करोगे रेट लॉ के अंदर, तो ये जो कोफिशिएंट्स है A और B हो भी सकते हैं इक्वल अल्फा बीटा के और नहीं भी हो सकते। तो इस चीज को मैं इस एग्जांपल से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। तो आप जनरल रिएक्शन ले लीजिए कि आपके सामने 2H2 व्हेन रिएक्ट विद O2 तो गिव्स 2H2O। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है, आप ले लीजिए कि 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ O2 के, तो आपको 2H2O 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है, H2O मिल रहे हैं। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4H2 प्लस 2O2 देगा 4H2O। तो ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट के बेसिस पे रेट कैलकुलेट करने लगे तो कोफिशिएंट तो देखो इस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो हमारा रेट तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि इन कोफिशिएंट से रिलेटेड। तो इसलिए जब हमने लो मास एक्शन को से आगे रेट के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, तो हमने देखा कि जब डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड की गई तो जो हमारी रिएक्शन का रेट है स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट से अलग भी आ सकता है, ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट था। ठीक है, जो रेट लॉ से जुड़ा हुआ था। हमारा जो मेन टॉपिक आज का ये नहीं है, हमारा जो मेन टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, K कंसंट्रेशन रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन B रेज टू पावर बीटा। ठीक है, तो आपके पास K था रेट कांस्टेंट और आपने ऑर्डर निकालना, तो आप अल्फा और बीटा को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है, इफ रिएक्टेंट R कन्वर्ट टू प्रोडक्ट P, तो हमें क्या गिवन है, मान लीजिए कि इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो हमें ना रेट जो होगा, मैंने आपको पिछली में भी वीडियो में बताया था, जो रेट हम रेट लो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। लो मास एक्शन ने तो बोल दिया था कि आप स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट रख दो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एक्सपेरिमेंट करके हमने मान लीजिए पता लगाया कि मान लीजिए इसी रिएक्शन में ले लीजिए कि एक रिएक्टेंट ये थे जो कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, हमें रेट क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1/2 और कंसंट्रेशन B रेज टू पावर 2। तो एक्सपेरिमेंटली भी पता चला। तो आप ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, आप इन दोनों की पावर को जनरली ऐड कर दीजिए, सिंपल 1 + 2
टू प्लस 1/2 आ जाएगा, या 1/2 + 2 एक ही बात है, तो आ जाएगा आपके पास 5/2। तो हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऑर्डर 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। दस ऑर्डर कांट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस on the basis of the law mass action या stoichiometric coefficients, and we obtain value of alpha beta only experimentally। ये लिखा हुआ है, this order can't be determined only on the basis of law of mass action। या लिख लीजिए, ये लिखना था law mass action के बेस पे, यानी कि या इसका मतलब law mass action का मतलब यही है कि stoichiometric जो coefficients है उसके ऊपर बेस्ड नहीं करता। this order can't be determined on the basis of the stoichiometric coefficients and we obtain the value of alpha beta only experimentally, hence order be calculated by एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि अगर अल्फा बीटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें तो ऑर्डर भी आपका क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा ना। तो इस तरह से ठीक है, हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक कर रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ हमने देखा कि जो पावर रेट लॉ के अंदर जो पावर्स आते हैं उन्हें ऐड कर दो, तो यहाँ क्या हो गया, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन की सम जो पावर रेज्ड की जाती है उनका आप क्या कर दीजिए, सम। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, वो पावर्स का सम कर दीजिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर दी गई हैं। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म तो हमारी ये वाली हैं, इनकी जो पावर रेज या इनका जो एक्सपोनेंट है उन्हें आप ऐड कर दीजिए, तो हमें क्या देता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो रिएक्शन प्रोसीड का हमें जो रेट है एक्सपेरिमेंटल से ही पता चलता है। सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्पेशली लिखा हुआ है एग्जांपल देकर कि अगर आप मोल्स चेंज करते जाओगे तो आपका रेट अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदलने से रेट भी वेरी कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका रेट तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके देखा तो हमने ये देखा कि अलग अलग रिएक्शंस का जो रेट है वो आपके एक्सपेरिमेंट पे रेट ऑफ जो रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटली ही या एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ना कि सिर्फ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसलिए ऑर्डर कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसे आप एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करोगे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग। आपको पता है ये लिखा हुआ है कि आप क्या कीजिए, जो एक्सपोनेंट्स आए हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए। लिखा हुआ है ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन, ये वही लिखा हुआ था। सेकंड है द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोरस्पोंडिंग टू स्पीशीज बैलेंस रिएक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ने ये कह दिया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन आप जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बदलने से, यानी 2 से अगर मैंने 4 कर दिया था, 4 से 8 कर दिए थे हाइड्रोजन, तो यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपका रेट कभी भी इफेक्ट नहीं होता। ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। तो ये लिखा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोरस्पोंडिंग टू ईच स्पीशीज इन द बैलेंस रिएक्शन के अंदर हैज नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ मैं यही बात आपको एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाह रही थी। अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर देती तो मेरा रेट इफेक्ट नहीं होता, ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया। तो रेट लॉ ने मॉडिफाई कर दिया, एक तरह से चेंज कर दिया था लॉ मास एक्शन की एक्सप्लेनेशन की। रेट लॉ ये कह रहा था। ठीक है, जो रिएक्शन ऑर्डर ऑफ या रिएक्शन लिखा होगा, द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नोट द। यानी कि जब हमने रेट लॉ के अंदर ऑर्डर कैलकुलेट किया तो सिर्फ और सिर्फ किसकी पावर की बात की गई है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि रिएक्टेंट की पावर है। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की आपको कोई लेना देना नहीं बोल सकते, लेकिन हमें इसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर से आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, आपको बता चुकी हूँ। द ऑर्डर कैन बी इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर फ्रैक्शनल का मतलब है नेगेटिव, 0, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट लॉ के अंदर ऑर्डर ही तो रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन की कितनी स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन, कितनी स्पीशीज हैं जिनकी कंसंट्रेशन आपके रेट को रिएक्टर डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। इफ ए रिएक्शन टेक प्लेस मेनी स्टेप्स, तो अगर आप मोलिकुलरिटी पढ़ोगे इससे अगला स्टेप, तो आप देखोगे जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती हैं तो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अभी आप एग्जांपल देखिए, सम एग्जांपल। अब आप इसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, 2NO2 + F2 आपको क्या देगा, 2NO2F, ये रिएक्शन होगी। तो इसका हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, NO2 raised to power 1, F2 raised to power 1। ये हमने एक्सपेरिमेंट से करके पता लगाया है। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ऑर्डर क्या आ गया, 1 + 1 = 2। ठीक है,
तो आपके पास ऑर्डर आ गया 2 और H2 और Br2। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 2HBr, तो रेट वाला इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेट। हमने ये भी एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है। हम कभी भी इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लिख रहे, ये हर एक रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हम पता लगा रहे हैं। तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा K H2 रेस्ट पावर 1 Br2 रेस्ट पावर 1/2 एंड ऑर्डर आ जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, जब आप रेट कैलकुलेट करोगे, जनरली जो आपके पास रेट ऑफ जनरल एक्सपेरिमेंट से जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है हमने कैलकुलेट किया, उसकी पावर्स को सिर्फ ऐड कर दीजिए। जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पे आपका रेट डिपेंड करता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 थी तो ऑर्डर 2 आ गया था। यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 एंड 1/2 आई तो 1 और 1/2 को ऐड कर दिया तो 3/2 आ गया। ये और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें 3 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा था, तो इन सभी की वैल्यू पावर 1 थी, यहाँ भी 1 थी और यहाँ पे 2 थी, तो 1 + 1 2 और +4 आ जाएगा। आ गया समझ में? तो ये जनरल एग्जाम्पल हो गया। अब आप आगे करोगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई तरह की होती है। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, यानी कि वो रिएक्शन जिनका अगर आप ऑर्डर कैलकुलेट करते हो तो क्या जाता है, जीरो। द रिएक्शन आर दोज इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द, और आप जनरली अगर भाषा में बात करोगे तो जो रिएक्शन है जिनका जो रेट आएगा वो क्या आएगा, जीरो, तो आप उसे बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती ओवर टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन जैसे ये ज्यादातर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन रेट्स रिमेन कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन का जो रेट है रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोबारा बता देती हूँ, द रिएक्शंस आर दोज इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि जो रेट है जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के ओवर चेंज नहीं होती। अब ये कैसे चेंज नहीं होती, अब देखिए, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इस चीज को पीछे वाली जो मैं बताना चाह रही थी वो यही कह रहा था कि जो रेट है इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खास बात ये होती है कि वो रिएक्शन को आप जीरो ऑर्डर बोलेंगे जिसके अंदर उन जो रिएक्शन जो हो रही है उसका जो रेट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट। आपके रिएक्शन के रेट को ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी कोई इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पर भी मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होती है तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी रिएक्शन को आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए, अभी ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यूज लाइट। ठीक है, आपको क्या देगा, 2HCl। तो अब जब हमने इसे एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमारे पास आया रेट इज इक्वल टू KA⁴A0, यानी A0 यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट जो भी हैं इनकी कंसंट्रेशन की पावर क्या, A0, यानी कि हमारे पास ऑर्डर क्या आया, जीरो। अगली रिएक्शन है 2NO2 गिव्स 2NO2 + O2। इसमें भी हमारे पास रेट क्या है, KA⁴, यहाँ A रिएक्टेंट के लिए रिप्रेजेंट किया है, H2Cl2 है या 2NO2 है, यहाँ पे A रिएक्टेंट के लिए रिप्रेजेंट किया है और जिनकी पावर आई है जीरो, यानी कि रेट क्या आ गया, जीरो। थर्ड एग्जाम्पल में भी ये दिया हुआ है, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई है हाइड्रोजन आयोडाइड की ऑन द गोल्ड सरफेस। तो 2 of HI व्हेन रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एंड हीट, आप उसे हीट करेंगे तो H2 और I2 मिलता है। तो ऑर्डर इज जीरो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द, क्योंकि गैसियस रिएक्टेंट रिमेन कांस्टेंट। जब आप इसको कैटलिस्ट की तरह ये यूज हो रहा है और ये गैसियस फॉर्म में है हमारे पास, इस गैसियस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर चेंज नहीं होती और रेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और जो ग्राफिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जो मैंने आपके सामने दो ग्राफ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एक तो टाइम वाला हो गया, टाइम और कंसंट्रेशन वाला। तो जब आप जैसे जैसे आप टाइम चेंज करोगे तो उससे पहले मैं आपको रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ बता दूं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली हुई है और रेट, यहाँ रिएक्टेंट लिख लीजिए, रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होती है तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसलिए ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, रेट डजंट इफेक्ट विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और उसके बाद है ये है टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ, कि जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी R0, तो जो आपका ग्राफ जाएगा जो K = होगा, जो आपका स्लोप है नेगेटिव आएगा, जिसकी वजह से आपका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कि ये अगर टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी वेरी करेगी उसका ग्राफ ये वाला आएगा। अब आपको मैं जनरली बता दूं, अगर आप जनरल रेट निकालना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लर्न कर रखें। आप न्यूमेरिकल्स के लिए रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन पावर N होता है। जब N की वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो पुट कर दीजिए, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K, यानी कि जीरो ऑर्डर में हमारा जो रेट है डायरेक्ट हमारी रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल ही होता है।
ठीक है, और उसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर जो भी एक बार कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी रेट की वैल्यू आएगी। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी उसको ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। आएगा समझ में? आगे देखिए फर्स्ट ऑर्डर। अब वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, और आप दूसरी तरह देखिए तो आप बोलोगे इसे दूसरी भाषा में, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द वन कंसंट्रेशन। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो रेट है ऑफ रिएक्शन है सिर्फ 1 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब सिर्फ सिंगल कंसंट्रेशन टर्म पे आपका ऑर्डर डिपेंड करे तो आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज टू रेट वाला एक्सप्रेशन इज 1। यानी कि जब आप रेट वाला एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम करोगे तो ओवरऑल आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखिए रेट, ये मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जनरली वैसे ही तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1। यानी कि इसी फॉर्मूले में ले लीजिए, मैंने यानी कि वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह मैंने a लिया हुआ है, तो यहाँ पे इसे इस तरह से लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन टू पावर n। तो कंसंट्रेशन की जगह ए ले लीजिए तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो आपके पास रेट ही आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट ए इन द टाइम इंटरवल dt, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है। उसमें आगे वाले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। जब आप रेट कैलकुलेट करोगे तो इसका यूज करके आप इंटीग्रेटेड इक्वेशन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रेट कैलकुलेट किया हुआ है इंटरवल टाइम के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन अमोनिया जब डिकम्पोजिंग अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देगा, कि जब उसका ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तब भी आपका जो ऑर्डर आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट करके यहाँ मैंने दिखा रखी है। ठीक है, जब हमने ग्राफ कैलकुलेट किया था, आप ये दोनों ग्राफ देखिए, ये मैंने रफ कुछ समझाने के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये वाले ग्राफ में जब हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैलकुलेट किया तो हमने जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाया हुआ है, दूसरा कंसंट्रेशन और रेट का। इसे आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसे आप वाई एक्सिस ले लीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा, कंसंट्रेशन का ग्राफ इस तरह से जाएगा। और अगर आप बात करते हो रेट की तो आप देखोगे कि बिल्कुल डायरेक्टली आपका जो रेट है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस यहाँ पर देखिए, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा तो यहाँ पर ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के की। ठीक है, यानी कि जब उनसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो स्लोप इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब आगे देखिए, फर्स्ट ऑर्डर होने के बाद सेकंड ऑर्डर, ऑब्वियसली जिस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि जब किसी रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन जो पावर उनके एक्सपोनेंट्स का सम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप ये बोल सकते हो, या जिसके अंदर जो रेट है वो 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा। अब जनरल रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ लिखी हुई है, तो रेट क्या आ जाएगा, या तो हो सकता है एक्स की 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे, या फिर वाई की 2 कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, यहाँ वाई ले लीजिए। ठीक है, या फिर एक एक्स और एक वाई, किसी मर्जी तरह से हो सकता है। ठीक है, इसे सेकंड ऑर्डर बोलोगे। देखो यहाँ पर ये मैंने जनरल फॉर्मूला में एन की वैल्यू 2 पुट करके दिखा रखी है, तो रेट के लिए प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, यानी कि 2 डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा। तो 2 ऑफ HI इज इक्वल टू गिव्स H2 प्लस I2, तो आपके पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के। ये हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया 2। ये भी एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें ऑर्डर क्या आया 2। जब NO व्हेन रिएक्ट विद O3 गिव्स NO2 प्लस O2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कंसंट्रेशन टर्म्स आई जिनकी रेज़ टू पावर 1 है, तो 1 + 1 2 क्या आ जाएगा 2। तो हो सकता है कि आपका यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो 2 आएंगी, तो आप उसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहोगे। इसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, और रेट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, 2 होगी, तो ग्राफ कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। पहले वाली में स्ट्रेट लाइन था और उससे 0 ऑर्डर वाली में कुछ इस तरह से डाउनवर्ड जा रहा था। ठीक है, कंसंट्रेशन का तो आपका रेट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ऐसे जाएगा। उसके में जब आप रेट वाला ले रहे थे तब आपका जो रेट था कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जब आप टाइम ग्राफ ले रहे थे वो वाला ग्राफ, ये वाला जब कंसंट्रेशन ऑफ टाइम वाला आप ग्राफ ले रहे हो। ठीक है, जब 0 ऑर्डर एक्शन में कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ ले रहे थे वो ये वाला था। ठीक है, और कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ सेकंड ऑर्डर के लिए ये वाला है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा ये वाला है।
तो कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ आपने इस तरह से याद रखना है और कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ कुछ इस तरह से याद करना है। कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट रहेगा और सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, आगे देखिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 आएगा। आप देखोगे जनरली ओनली फ्यू नंबर ऑफ रिएक्शंस होगी जो थर्ड ऑर्डर की होती हैं और जो 3 से ज्यादा ऑर्डर की होंगी वो रेयर होती हैं। ठीक है, और रेट फर्स्ट भी और 0 भी हो सकता है, 1 2 3 मैंने बता दिया। फ्रैक्शन में भी आपका ऑर्डर कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए H2Br2 गिव्स 2HBr। जब इसने आपका रेट कैलकुलेट किया तो आपका क्या आ गया, 1 + 1/2 3/2। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की पावर है अल्फा और बीटा फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शनल होंगे तो आपकी ऑर्डर भी कैसा आ जाएगा, फ्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो सभी टाइप्स का मैंने ऑर्डर एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देखिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के। अब देखिए व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस इन, अब आपका रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, जब एक्वस मीडियम में होगी या फिर गैसियस मीडियम में। पहले आप एक्वस मीडियम में जो रेट कांस्टेंट है उनका यूनिट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो आप जानते हो रेट इज इक्वल टू क्या था कि अगर एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जनरली तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लेके चले एक्स और वाई की पावर अल्फा और बीटा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। तो अब देखिए अब अपने रेट का यूनिट कैलकुलेट करना है। तब देखिए जब रेट क्या होता है के कंसंट्रेशन की पावर एन, कुछ इस तरह से। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, के का रेट कैलकुलेट करना है। तो याद रखिएगा रेट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन टू पावर एन। कुछ नहीं किया, इसको इसके डिवाइड में लेके गए और के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल रेट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन टू पावर एन। ये यहाँ नीचे करके दिखाया हुआ है, वेयर एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जब मैंने रेट की वैल्यू पुट करी तो आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, क्योंकि रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन की पावर एन। जब आप इसे सोल्व करोगे, इस ऊपर लेके जाओगे तो रेस्ट पावर माइनस एन हो जाएगा। जब कंबाइन करोगे तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम आ जाएगा। और आप इस तरह से लिख सकते हो के इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम रेस्ट टू पावर -1, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है इसके रिलेटेड। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना, उसे एन को ऊपर लेके जाना है जो माइनस में हो जाएगा, फिर बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाती हैं तो यहाँ 1 माइनस एन और टाइम रेस्ट टू पावर -1 आ जाएगा। अब आप 1 बाय 1 जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जब जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जब आप 0 पुट करोगे के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन टाइम रेस्ट टू पावर -1 था, तो एन की जगह 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 में से 0 गया 1, तो कंसंट्रेशन पावर 1 टाइम रेस्ट पावर -1। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और टाइम का मैंने मान लीजिए टाइम सेकंड में लिया है। अगर आप टाइम सेकंड में लेते हो तो, अगर मिनट में लेते हो तो मिनट आ जाता, अगर आप घंटे में लेते आर में लेते तो आर आ जाता। तो आपके पास आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जब फर्स्ट ऑर्डर किया पापा फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो के इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन टाइम रेस्ट टू पावर -1। अब आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन और टाइम रेस्ट टू पावर -1। अब 1 में से बन गया 0 हो जाएगा और टाइम रेस्ट टू पावर -1 रहेगा। अब कंसंट्रेशन पावर 0 सोल्व करोगे, अब कंसंट्रेशन का यूनिट पुट कर दीजिए मोल पर लीटर। अब इसको 0 सोल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास यूनिट क्या आ जाएगा, के का रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड। अगर आप मिनट में लेते तो पर मिनट आ जाता, और अगर आर में लेते तो पर आर आ जाता। इसी तरह से आप सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली पिछले वाले एक्सप्रेशन में मैंने सीधा डायरेक्ट मोल पर लीटर वाला लिख के दिखा दिया। मोल पर लीटर वाले में कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने जो यूनिट है पहले पुट कर दिया, तो और टाइम के लिए मैंने सेकंड ले लिया। तो एन की आप इस तरह से भी ले सकते हो, पहले आप पुट कर लो कंसंट्रेशन की वैल्यू और फिर आप एन की वैल्यू पुट कर दो। चाहे आप पहले एन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फिर पुट कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 2 पुट कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा -1 हो जाएगा। सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा पर मोल पर लीटर पर सेकंड। अब एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ एन की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। पर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट होगी पर सेकंड, तो आपके पास मोल पर लीटर -2 हो जाएगा और आ जाएगा पर मोल स्क्वायर एल स्क्वायर और पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस इन गैसियस मीडियम। अब अपन ने जो यूनिट कैलकुलेट किए हैं वो हमने कैलकुलेट किए थे एक्वस मीडियम के लिए। ठीक है, ये हमने एक्वस मीडियम के लिए कैलकुलेट किया था। अब हम गैसियस मीडियम, यानी कि अगर आप जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में लेके चलते हो तो जो आप क्या लोगे तो रेट क्या हो जाएगा, आपको पता है। जब आप जो गैसियस स्टेट में लोगे तो आप गैस का प्रेशर देखते हो, तो आपके पास रेट आ जाएगा इक्वल टू के प्रेशर रेज़ टू पावर एन, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द
रिएक्शन। तो अब प्रेशर की जगह क्या, अब आपका कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करोगे, ठीक है। तो आपको पता है K इक्वल टू क्या होगा, रेट डिवाइड बाय प्रेशर की पावर n, यानी कि अब मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने डिवाइड में कर दिया तो K की वैल्यू आ जाएगी। देखिए K इज इक्वल टू रेट अपॉन प्रेशर रेज टू पावर n, ये। और यहाँ पर आप रेट की वैल्यू पुट करोगे, जब आप गैसेस रिएक्टर लेके चलोगे, प्रेशर डिवाइड बाय टाइम रेज टू पावर n अपॉन प्रेशर, सेम पीछे वाले की तरह। तो जब प्रेशर की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू प्रेशर वन की पावर आ जाएगी 1 माइनस n टाइम की पावर -1, यानी कि K इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब आप प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ये वाला यूनिट लेके चलते हो ना, और टाइम आप सेकंड में ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू ATM, मैं बोल रही हूँ की पावर 1 माइनस n पर सेकंड। यहाँ पे ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आप n की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, अब या फिर n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। सेम सिमिलरली n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास डायरेक्टली रेट कांस्टेंट का 0 ऑर्डर के लिए आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड। n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पर सेकंड, सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन की वैल्यू पावर 0 हो जाएगी जो हम प्रेशर में कैलकुलेट कर रहे हो। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा K रेज़ टू पावर एटमॉस्फेरिक पावर -1 पर सेकंड आ जाएगा। तो ये था हमारा, अगर आप गैसियस मीडियम में लेते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इससे जुड़े हुए, अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हो, ये वाला होगा। अगर आप, अब आपको बता दूं, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का कर देते हो डबल, तो रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लेके चलते हो तो उसका रेट एक्सप्रेशन ये वाला होगा। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन डबल कर देती हूँ तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेके चलते हो तो अगर रेट इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये डबल हो जाएगा तो क्वाड्रेपल, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आपका रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना। अगर आप पावर 3 कर देते हो, यहाँ पर आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कंसंट्रेशन डबल कर देते हो, पावर तो 3 ही है, कंसंट्रेशन को आप डबल कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो रेट है वेरी करता है, ठीक है। थैंक यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो, और मैंने आपको स्पेशली ये भी बताया कि ऑर्डर रेट लो मास ऑफ सेक्शन से कैसे अलग होता है, कि हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, एग्जाम्पल्स पढ़े, और टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखा, ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी किस तरह से होगी, ठीक है। और आगे सेकंड ऑर्डर हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और हमने रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में जाना एक्वस मीडियम में और गैसेस मीडियम में, ठीक है। तो और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा, ठीक है। रेट जो कंसंट्रेशन के ऊपर ओवर द टाइम डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। टाइम के साथ रेट चेंज होगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और डबल करोगे रेट कंसंट्रेशन, अब मैंने को ये बताना था कि अब कंसंट्रेशन डबल कर देते हो तो रेट कांस्टेंट रहेगा। अगर फर्स्ट जीरो ऑर्डर में, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन डबल कर देते हो तो रेट भी डबल हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में सॉरी, अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑर्डर में कर देते हो तो आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।